The story of clash between two great scientists, German physicist Werner Heisenberg and American physicist Julius Robert Oppenheimer। दो महान साइंटिस्ट के बीच की क्लैश। हेजनबर्ग और ओपेनहाइमर ने क्वांटम फिजिक्स में अपने महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनसे उनका देश वर्ल्ड वॉर 2 में मांग रहा था। क्या था वो कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जानने के लिए हमको 1939 में जाना पड़ेगा। 1939 में जर्मनी का चांसलर हिटलर चाहता था कि हम एक ऐसा वेपन बनाएं जिससे ये युद्ध हम एक ही बार में जीत लें। पर दोस्तों, ऐसा वेपन बनाने के लिए जर्मनी को साइंटिस्ट्स की ज़रूरत थी, और उस समय जर्मनी के पास साइंटिस्ट्स की बहुत कमी थी। और साइंटिस्ट की कमी होने का कारण हिटलर खुद था। हिटलर ज्यूइश से नफरत करता था। वो यहूदियों को देखना नहीं चाहता था, जहाँ वो देखते थे वहीं पे मार के सीधा अलग। तो 5 मार्च 1933 को जब जर्मनी में फेडरल इलेक्शन होता है तो हिटलर की नेजी पार्टी जीतती है, और हिटलर के जीतने के बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो ज्यूस थे, उनमें एल्बर्ट आइंस्टीन, हैंस क्रैब, हैंस बेथे जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनको परसिक्यूशन का डर था, और इस डर से उन्होंने जर्मनी को छोड़ना शुरू कर दिया। खैर, अभी भी बहुत से साइंटिस्ट जर्मनी में थे, उनमें से नेजीज को बेस्ट साइंटिस्ट का सिलेक्शन करना था, और नेजीज ने चुना वर्नर हेजनबर्ग को। तो हेजनबर्ग को जर्मन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का लीडर चुना जाता है, और जर्मनी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी स्टार्ट करती है 1939 में, न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी के कुछ ही महीने बाद। एक्चुअली न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी से थियोरेटिकली ये प्रूफ हो चुका था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पॉसिबल है। थोड़ी सी इस कहानी को मैं कुछ महीने पहले ले ही जाता हूँ, जब दिसंबर 1938 में जर्मन केमिस्ट ऑटो हैन और उनके असिस्टेंट फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी की। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। किसी हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस का दो लाइटर या स्टेबल न्यूक्लियाई में टूटना। दोस्तों, यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे हैवी मेटल्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं एलिमेंट्स पे, तो न्यूक्लियस इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है एंड देन स्प्लिट हो जाता है दो लाइटर न्यूक्लियाई, बेरियम और क्रिप्टॉन में। ये न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए यूरेनियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और जर्मनी के पास काफ़ी अमाउंट में यूरेनियम अवेलेबल था। तो जर्मनी इन रिसोर्सेज के साथ अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का स्टार्ट करती है 1939 में अप्रैल के महीने में। लेकिन अब इस कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, जब अमेरिका की एंट्री होती है इस कहानी में। आइए देखते हैं कैसे। 1939 के समर में वो ज्यूस फिजिसिस्ट जिन्होंने नेजीज द्वारा परसिक्यूशन के डर से जर्मनी छोड़ दिया था, उन्होंने उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। इस लेटर में द ग्रेट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन का सिग्नेचर भी था। लेटर में लिखा था कि जर्मनी एक यूरेनियम बेस्ड वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। रूजवेल्ट ने इस लेटर को काफ़ी सीरियस लिया, और तुरंत ही उसने इस पे काम करना स्टार्ट किया। लेटर में यूरेनियम बेस्ड वेपन का जिक्र था, तो सबसे पहले रूजवेल्ट ने यूरेनियम की पोटेंशियल को पता करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, जिसका नाम बाद में ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। शॉर्ट फॉर्म में इसको OSRD कहते थे। यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिसर्चेस करने स्टार्ट कर दिए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एनरिको फर्मी और लियो सिलार्ड ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप सेपरेशन और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पे काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका 1941 तक वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं उतरा था, और वो उतरना भी नहीं चाहता था। लेकिन उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से उनको वर्ल्ड वॉर 2 में उतरना ही पड़ा, और इस न्यूक्लियर वेपन का संकल्प और ज़्यादा दृढ़ हो गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है। इस अटैक से यूएस के 188 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 21 जहाज़ डूब जाते हैं, और 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। यूएस गवर्नमेंट के पास अब चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उसको जर्मनी से पहले न्यूक्लियर वेपन बना के तैयार करना है।
दिसंबर 1942 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको एक कोड वर्ड में नाम देते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें पहले के चल रहे सारे रिसर्चेस को कंबाइन करके न्यूक्लियर वेपन बनाने का एक गोल रखते हैं। रूजवेल्ट इस प्रोग्राम को टॉप सीक्रेट रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी को इस बात की भनक भी पड़े कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट ना रख के मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया था। इस प्रोजेक्ट की सारी टेस्टिंग न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस लेबोरेटरी में की जाती थी। अब यहाँ से एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर चुना जाता है। वो इससे पहले न्यूक्लियर फिजन पे कुछ रिसर्चेस कर रहे थे और अब उनके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी अपने देश के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने का। दोस्तों, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट ओपेनहाइमर के लिए इतना आसान नहीं था। वो जानते थे कि इस वेपन के बनने के बाद दुनिया में कितनी तबाही हो सकती है। यहाँ वो एक धर्म संकट की स्थिति में फंस गए थे। और जानते हैं दोस्तों, उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? हिंदू स्क्रिप्चर भगवद गीता से। दोस्तों, आर्थर डब्ल्यू राइडर के सलाह से ओपेनहाइमर ने 1933 से ही, जब वो ग्रेजुएशन में ही थे, उन्होंने तब से ही संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों, वो इसमें ऐसे घुसे कि हर जगह भगवद गीता को कोट करने लगे। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में हुए ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान जब पहला एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुली विस्फोट हुआ तो ओपेनहाइमर बोले, ये दृश्य मुझे हिंदू शास्त्र भगवद गीता की एक पंक्ति की याद दिलाता है जिसमें भगवान विष्णु अर्जुन से अपना कर्तव्य निभाने का आग्रह करते हैं और उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हुए कहते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. ओपेनहाइमर यहाँ भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक की बात कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ ओपेनहाइमर अपनी तुलना अर्जुन से करते हैं। दोस्तों, मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट में धर्म संकट की स्थिति में थे और उसकी स्थिति कुरुक्षेत्र में खड़े उस अर्जुन की तरह ही थी जो अपने सगे संबंधियों को देख युद्ध से पीछे हटने की तैयारी में था। इस श्लोक के माध्यम से उसका कहना था कि वो बस अपना कर्तव्य कर रहा है और उसका कर्तव्य उसका काम है और जो होना है वो तो होके रहेगा, चाहे वो उसमें भाग ले या ना ले। तो दोस्तों, इस तरीके से अमेरिका ने ओपेनहाइमर की लीडरशिप में एटम बॉम्ब जर्मनी से पहले बना दिया और जर्मनी काफ़ी फेल्ड अटेम्प्ट के बाद ये एटम बॉम्ब नहीं बना पाया और जर्मनी काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था एटम बॉम्ब बनाने के, लेकिन एंड में वो इसे नहीं बना पाया। अगर जर्मनी अमेरिका से पहले एटम बॉम्ब बना देता तो दोस्तों आज दुनिया की तस्वीर ही कुछ और होती। 16 अगस्त 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट के सफलता के 20 ही दिन बाद 6 अगस्त 1945 को
हिरोशिमा पर लिटिल बिग और 9 अगस्त को फैटमैन बॉम्ब नागासाकी पर गिरा दिया जाता है। इन दोनों बॉम्ब से लगभग 2 लाख लोग मारे गए और इससे फैले रेडिएशन ने अगले आने वाले कई पीढ़ियों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के पहले एटम बॉम्ब की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों, ये YouTube पे मेरी पहली वीडियो है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।